हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति अग्रवाल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लेमिंगो बुक की पोयम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सबसे पहले हम अपने टाइटल को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बताएंगे इनके पोइट के बारे में और पोयम का एक डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। टर्म 1 में ये पोयम आएगी और ये पोयम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा टफ भी है, तो आप किसी भी चीज को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं जहां से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को जरूर बताऊंगी। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं इसके टाइटल को, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इस टाइटल का मीनिंग है कि एक प्राथमिक स्कूल स्लम एरिया में, यानी एक झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में एक स्कूल की बात हो रही है और वहां उस स्कूल में क्लासरूम के पूरी जो भी वहां का एटमॉस्फेयर है उसको स्टीफन स्पेंडर ने इस पोयम के माध्यम से बताया है। सबसे पहले ये बात आती है कि स्टीफन स्पेंडर इस पोयम के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते हैं, यानी उनका परसेप्शन क्या है इस पोयम को लिखने का। तो उनका परसेप्शन है कि ये जो पोयम है ये बात करती है पॉवर्टी की, यानी जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वहाँ की गरीबी की, इलिटरेसी, जो वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। साथ ही साथ ये पोयम हमें बताती है सोशल इनजस्टिस या इनइक्वालिटीज के बारे में, यानी कुछ लोग, हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं। तो उन इनइक्वालिटीज को हम इसमें पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये पोयम हमें बताएगी बैकवर्डनेस ऑफ द स्लम एरियाज, यानी जहां पर स्लम एरिया होते हैं तो वहां पर वो लोग कैसे जो मेन स्ट्रीम होती है उससे कटे हुए होते हैं और किस तरह से वो अपना जो है लाइफ स्पेंड करते हैं, इसके बारे में हम इस पोयम में पढ़ेंगे। ये पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टर्म 1 में और इससे एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो हम बीच में जहां से भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं दूंगी इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमको वर्ड मीनिंग देख करके उसका जो मीनिंग है वो हमारे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। इस पोयम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टीफन स्पेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इसके पोइट हैं। तो स्टीफन स्पेंडर एक अमेरिकन पोइट हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं और साथ ही एक एसेइस्ट हैं, यानी ये सारी चीजें स्टीफन स्पेंडर लिखते हैं। और इस पोयम में इन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज को शोकेस किया है। द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, इट डज नॉट हैव द राइम स्कीम। ये पोयम राइम स्कीम में नहीं लिखी गई है। हम जब पोयम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंड या थर्ड लाइन में हमको राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी जब हम पोयम को पढ़ें तो पोयम में हमें ऐसा लगे कि ये पोयम कहीं ना कहीं मैच कर रही है फर्स्ट या सेकेंड लाइन से। ये थीम्स अलग अलग हो सकती हैं, बट ये पोयम किसी भी राइम स्कीम में नहीं लिखी गई है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये पोयम किसने लिखी है, स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है और इसमें जिन चीजों की बात हुई है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब हम नेक्स्ट जो है आपको बताएंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। पोइट हमें ये बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में पढ़ते हैं, इनके जो चेहरे हैं वो बहुत बहुत दूर हैं एक ऐसे ब्रीजी एटमॉस्फेयर से, एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर से। गस्टी वेव्स का मीन होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो। तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, इनके जो फेसेस हैं ये बहुत ज्यादा दूर हैं किसी भी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर से। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। आपने देखा होगा कि जब पेड़ उगते हैं तो पेड़ों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिनको हम उगाना नहीं चाहते हैं और वो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो हम उनको हटाते हैं। तो रूटलेस वीड्स, वीड्स का मीनिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स, यानी जिनको आप नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है उन बच्चों को लाइक रूटलेस वीड्स। ऐसा लगता है रूटलेस यानी जड़ से जो तोड़ दिए गए हों, ऐसा लगता है कि ये बच्चे अनवांटेड हैं और इनको इनकी फैमिली नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये उनको सरवाइव कर पाए। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर।
पैलर का मीनिंग होता है कि जब मेल न्यूट्रिशन की वजह से किसी की भी स्किन जब येलो हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पैलर। अब यहाँ पर पोइट हमें ये बता रहे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, कि वो अनवांटेड प्लांट्स की तरह ऐसा लगता है जैसे टूटे हुए पड़े हुए हों, मतलब इतने ज्यादा मिसमैनेज्ड हैं वो कि उनकी जो बाल हैं वो ऐसा लगता है बिना कड़े हुए उनकी जो येलो स्किन है उसके चारों तरफ पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब फर्स्ट गर्ल जो होती है उस क्लासरूम में जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है वो एक टॉल गर्ल होती है जिसको पोइट नोटिस करते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो वो सिर झुका करके बैठी हुई थी। यहाँ पर ये जो वेट डाउन का मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या है कि उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उसके साथ परेशानियां रही होंगी उनका वेट उठा करके, उनके वेट को माइंड में रख करके वो नीचे की तरफ हेड करे हुए बैठी हुई थी। तो सबसे पहले पोइट ने किसको नोटिस किया? अ टॉल गर्ल वेट डाउन, जो कि बहुत सारे प्रेशर को अपने माइंड में लिए हुए वहां पर बैठी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय। यहाँ पर ये बताया गया है पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का, यानी सेकंड बॉय जो कि पोइट ने नोटिस किया वो था एक पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का। यानी यहाँ पर पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, प्रॉपर इनके पास अरेंजमेंट्स नहीं है, इनको मेल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं ये, और इसी वजह से जो बच्चा है, जिस लड़की की बात हो रही है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? पेपर सीमिंग, यानी पेपर की तरह पतला दिखाई दे रहा है। विद रेड साइज, आपने देखा होगा कि जो रेड की आईज होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, या अगर कोई बहुत ज्यादा वीक होता है तो उसकी आईज बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी फिजिकल अपीयरेंस को इन दोनों चीजों से कंपेयर किया है। पहले तो उन्होंने कंपेयर किया है कि वो पेपर की तरह पतला दिखाई देता है, और साथ ही साथ ये बताया है कि उसकी जो आईज है वो रेड की तरह है। जैसे रैट जो होता है हमेशा इन सर्च ऑफ फूड रहता है, तो इसी तरह से वो जो बच्चा है वो उनको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनार्ड डिसीज। अब स्टंटेड का मीनिंग क्या होता है? स्टंटेड का मीनिंग होता है अनडेवलप्ड, जिसका विकास ना हुआ हो। द स्टंटेड अनलकी हेयर, हेयर का मतलब यहाँ पर है कि जो चीज आपको इनहेरिटेंस में मिलती है। एक और बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो अनडेवलप्ड है, यानी वो भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और इसी वजह से अनडेवलप्ड है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसको ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उसकी डिसीज होती है, जो कि बोन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलती हैं। तो इस तरह की डिसीज उसको इनहेरिटेंस में मिली है, यानी विरासत में मिली है। यानी इससे पोइट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो उनकी कंडीशंस है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटीज हैं, जो भी सारी कंडीशंस हैं वो पीढ़ियों से, जनरेशन से देखते आए हैं, और इसी वजह से जो उसके फादर को डिसीज थी वो उनके बच्चे को भी डिसीज विरासत में मिली है, और ये डिसीज है ट्विस्टेड बोन्स की। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनार्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। ये बता रहे हैं कि ये जो बच्चा जो अनडेवलप्ड है, जिसको ये बीमारी अपने फादर से मिली है, वो एक अजीब तरह की, बिल्कुल वियर्ड जो है बीमारी है। ग्रेनार्ड यानी वियर्ड, मतलब अजीब तरह की बीमारी है। और वो बच्चा क्या कर रहा है? हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो रिसाइट कर रहा है। रिसाइट का मतलब गुनगुनाना, बार बार दोहराना। वो अपने जो लेसन है उसको अपनी डेस्क पर बैठ करके बार बार दोहरा रहा है। तो यानी हमने स्टैंजा 1 में अब तक देखा कि जो पोएट है उन्होंने अब तक कितने लोगों को नोटिस किया है? 3 लोगों को। सबसे पहले तो एक टॉल गर्ल के बारे में बात की उन्होंने, एक टॉल गर्ल के बारे में बात की, और उसके बाद उन्होंने बात की एक लड़की के बारे में जो कि पेपर जितना पतला दिखाई देता है, जिसकी रेड की तरह आईज हैं। साथ ही साथ थर्ड उन्होंने बात करी एक अनडेवलप्ड चाइल्ड की, जो कि एक ट्विस्टेड बोन्स की एक डिसीज से ग्रसित है, जो कि इनहेरिटेंस में उसको उसके फादर से मिली है, और वो डेस्क पर बैठ करके अपनी जो पार्ट है उसको गुनगुना रहा है। At the back of the dim class, this is most important,
यहाँ पर डिम क्लास का मीनिंग क्या है, जैसे लाइट होती है, लाइट जब डिम होती है यानी उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, बट यहाँ पर पोइट ने उस लाइट को ना बता करके उस की जो क्लासरूम की कंडीशन है उसको बताया है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर डिम क्लास का मीनिंग क्या है, नो इलेक्ट्रिसिटी और अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वहां पर जो क्लासरूम है वहां पर जो लाइट का अरेंजमेंट है वो इतना ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा डिम लाइट है कि आराम से हम क्लासरूम में बैठ करके नहीं पढ़ सकते, ना ही चीजों को आराम से देख सकते हैं। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यहाँ पर पोइट ने देखा डिम लाइट की वजह से वो उस बच्चे को नोटिस करना भूल गए जो कि क्लास में पीछे की तरफ बैठा हुआ था, जो कि स्वीट था और यंग था। His eyes live in a dream, अब उन्होंने नोटिस करा कि ये बच्चा जो है किसी ड्रीम को देख रहा है। हमने देखा है क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं, कुछ इमेजिन करने लगते हैं, तो उन्होंने पोइट ने ये नोटिस किया कि ये जो बच्चा है ये बड़ा स्वीट सा है और साथ ही साथ ये किसी ड्रीम को जी रहा है, किसी सपने में है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ स्पेरस गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, अदर देन दिस यानी इस क्लासरूम में जो कुछ भी हो रहा था, चाहे कोई गुनगुना रहा था, चाहे कोई अपना लेसन दोहरा रहा था, चाहे टीचर थे या नहीं थे, कोई भी जो चीज इस क्लास में हो रही थी, हैपेंड हो रही थी, उससे उस बच्चे को कोई भी मतलब नहीं था, बल्कि वो अपने ड्रीम को जी रहा था। और वो ड्रीम क्या था, ऑफ स्क्वेरल्स गेम, कि वो ये देख रहा था, वो इमेजिन कर रहा था कि जो स्क्वेरल्स हैं वो गेम खेल रहे हैं इन द ट्री रूम, यानी ट्री पर बैठ करके अपना जो भी उनका प्लेस होता है उनके रहने का, वहां के आसपास वो उस गेम को खेल रही हैं। तो हमने स्टैंजा 1 में देखा कि इन सारे लोगों के बारे में बात हुई। हमारे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि जैसे पेपर सीमिंग बॉय और विद रेड्स आइज से पोइट क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है और इस वजह से वो मैल न्यूट्रिशन है। और इसमें आपको ये लिखना होगा, बताना होगा। और स्टंटेड, स्टंटेड के मीनिंग को आप याद रखिएगा कि स्टंटेड का मीनिंग क्या होता है, अनडेवलप्ड, ठीक है। और यहाँ पर ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स जो है क्या है, जो कि एक बीमारी है, एक डिसीज है, जो कि वहाँ के बच्चों को, उस बॉय को अपने फादर से इनहेरिटेंस में यानी विरासत में मिली हुई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बच्चा जो डेस्क से अपनी लेसन को रिसाइट कर रहा था, इसको ये जो बीमारी हुई है, ये जो इसको बोन्स की जो डिसीज हुई है, ये इसको किस वजह से हुई है। तो आई थिंक इसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेगा, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, कि जो टॉल गर्ल थी वो किस वजह से अपने हेड को नीचे करके बैठी हुई थी। तो वो यहाँ पर परेशान नहीं थी क्लास की वजह से, वो परेशान थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, वो परेशान थी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, यानी जो भी उनका आउटलुक है उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान थी और इस वजह से वो हेड डाउन करे हुए बैठी थी। वीड्स का मीनिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स और गस्टिव वेव्स का मतलब होता है एक प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया हो। इसके कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन में बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में भी सेंड करूंगी। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज वेड फ्लावरी टायरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप। इन लाइन्स में पोएम ने उस क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी चीजें वहां पर लगी हैं, इसके बारे में बताया है। हमने स्टैंजा 1 में पढ़ा था कि पोइट ने हमें वहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में बताया था, और स्टैंजा 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें पोइट ने नोटिस करी। ऑन सार क्रीम वॉल्स का मीनिंग है डल। ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ की वॉल्स हैं वो बहुत दिनों से पेंट नहीं की गई हैं, यानी बहुत ही ज्यादा डल हो गई हैं। डोनेशंस, डोनेशंस का मीनिंग है कि जैसे स्कूल वगैरह में जब कोई डोनेशन के रूप में कोई चीज उपहार के रूप में लेकर के आते हैं तो वो डोनेशंस वहां पर लगी हुई हैं। कहाँ पर लगी हुई हैं? वहां की वॉल पर, यानी क्लासरूम की वॉल जो कि डल हो चुकी हैं उनके ऊपर जो कि गिफ्ट के रूप में डोनेशन में मिली हुई है वो डोनेशंस वॉल पर लगी हुई हैं। अब उन डोनेशंस को यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि वो डोनेशंस कौन कौन सी हैं। शेक्सपियर हैड, हम जानते हैं कि शेक्सपियर लिटरेचर के एक बहुत ही बड़े
जो है नोन पर्सन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लिटरेचर लिखते हैं, अपने लिटरेचर को इंग्लिश में लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो शेक्सपियर की एक पिक्चर जो है उनके हेड के साथ, जो कि उनके हेड की है और वो वहां के वॉल पर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। वहां पर एक सुबह के समय की क्लाउडलेस यानी जो कि बादलों से रहित पिक्चर है, एकदम सुबह के समय का जो सीन दिखा रही है और उसमें साथ साथ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वो सिटी की पिक्चर है जो कि हमको एक सिविलाइज्ड सिविलाइज्ड एरिया को बताती है और दिखाती है। यानी इन दोनों लाइंस में पोइट ने हमें ये बताया कि जो डल क्रीम वॉल्स हैं वहां पर हमने देखा कि जो स्कूल को गिफ्ट के रूप में मिली हुई हैं वो चीजें उस वॉल पर लगी हुई हैं। तो पहली चीज जो थी वो थी शेक्सपियर का हेड की, शेक्सपियर के हेड की एक फोटो वहां पर लगी हुई है। दूसरी थी कि वहां पर एक फोटो, एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें सुबह के समय को दिखाया गया है और जिसमें सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज और एक बड़ी सी बिल्डिंग जो है वहां पर दिखाई गई है, जो कि दिखाती है हमारे शहरीकरण को यानी शहर की चीजों को। वेयर फ्लावरी टायरोलीज वैली, और साथ ही साथ वहां पर एक पिक्चर है एक वैली की जिसका नाम है टायरोलीज, और उस पिक्चर में क्या बनी हुई है, चर्च बेल, बेल यानी चर्च बेल बनी हुई है और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। ये तीनों चीजें वहां की जो क्लासरूम है उसकी वॉल पर लगी हुई है। साथ ही साथ ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा मैप। ओपन हैंडेड मैप, एक बहुत बड़ा मैप वहां पर लगा हुआ है वहां की वॉल्स पर। तो ये सारी चीजें जिनकी हमने अभी तक बात करी, ये सारी ही चीजें उस स्कूल को डोनेशंस के रूप में मिली है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, और ये जो सारी चीजें हैं ये अपनी दुनिया के बारे में इस दुनिया को बता रही हैं। जैसे कि जो शेक्सपियर की पिक्चर है, जो ये पिक्चर है जो हमें सिविलाइज्ड कंट्रीज की जो लाइफ है उसको दिखा रही है, और साथ ही साथ ये जो वैली है हमें एक तरह से जैसे होप को दिखा रही है। तो ये सारी चीजें और ये जो मैप वगैरह ये अपने वर्ड को शोकेस कर रहे हैं इट्स वर्ड यानी इनके वर्ड में। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। अब यहाँ पर कोई ये कह रहे हैं एंड येट, और तब भी ये सारी चीजें उनके क्लासरूम में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए ये जो चिल्ड्रन है, इनके लिए ये जो दुनिया है वो इनकी विंडोज हैं, यानी जो इनकी विंडोज हैं, जो इनकी खिड़कियां हैं, जो इनकी क्लासरूम से दिखाई देती हैं, केवल वही इनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं है, देयर वर्ड, ये उनका वर्ड नहीं है। जैसे हमने बताया कि शेक्सपियर इंग्लिश में लिटरेचर को लिखते थे और स्पेशली जो भी अपनी जो राइटिंग्स करते थे वो स्पेशली किंग के बारे में करते थे, उनकी लाइफ के बारे में करते थे। तो अगर हम देखें तो देखो एक बहुत बड़ी आयरनी यहाँ पर दिखाई गई है कि ये चिल्ड्रन जो है एक तरह से कितनी सारे जो लैक्स हैं इनकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जो ये वॉल पर चीजें लगी हुई हैं वो इनसे बिल्कुल अलग हैं, इनको कहीं भी मैच नहीं करती और इनका जो फ्यूचर है वो केवल और केवल ये विंडोज हैं, जो कि इनको विंडोज के बाहर से दिखाई देता है। बल्कि इस मैप में जो भी चीजें दिखाई गई हैं, जो भी ये दुनिया दिखाई गई है वो इनका वर्ड नहीं है, उससे इनका कोई मतलब नहीं है, देयर वर्ड। और केवल उनका ये वर्ड ही वर्ड है जो कि उनको विंडो से बाहर दिखाई देता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और विंडो से बाहर उनको क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखिएगा, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां पर उनका जो भविष्य है, जहां पर उनका जो आने वाला जीवन है वो पेंट किया गया है फॉग से। यहाँ पर ये फॉग जो है, फॉग का मीनिंग हुआ कि उनका जो भविष्य है वो डार्कनेस से भरा हुआ है। फॉग का मीनिंग हुआ यहाँ पर डार्कनेस, यानी डीप डार्कनेस से भरा हुआ है। उनके जो लाइफ है, उनका जो भविष्य है उसमें किसी भी होप की कोई भी आशा हमको नहीं है, कोई भी चीज सही होगी, कोई भी चीज उनके लिए बदलेगी, ऐसी हमको आशा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर पोइट ये जो है एक कमेंट कर रहे हैं, एक सटायर कर रहे हैं कि जो उनका फ्यूचर है वो पेंटेड है किससे, फॉग से। और ऐसे समय में वो कैसे समझ सकते हैं शेक्सपियर को, वो कैसे जान सकते हैं एक सिविलाइज्ड एरिया को जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो कैसे समझ सकते हैं एक वैली को जो कि फ्लावर से भरी हुई है, और वो कैसे समझ सकते हैं
एक ऐसे बड़े मैप को जहां पर पूरी दुनिया को दिखाया गया है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो। तो स्टैंजा 1 में हमने पढ़ा कि हमारे जो भी क्लास में स्टूडेंट्स थे उनके बारे में बताया था हमें पोइट ने, और सेकंड स्टैंजा में हमें बताया कि उस क्लासरूम का जो भी आउटलुक था उसके बारे में डिटेल में हमें पोइट ने यहाँ पर समझाया है। आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जो डोनेशंस हैं वो डोनेशंस क्या हैं, कौन सी डोनेशन है, या फिर सौर क्रीम का मतलब क्या है, पोइट क्या बताना चाहते हैं, इससे क्या जताना चाहते हैं कि क्लासरूम कैसा दिखाई देता है। ओपन हैंडेड मैप का मतलब होता है अ बिग मैप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू से बनेंगे। आई होप कि ये स्टैंजा आपको समझ आ गया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and star of world। यहाँ पर पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जो इनका फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड है और साथ ही साथ उन पतली गलियों में सील्ड है, यानी बंद कर दिया गया है विद अ लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब होता है कि एक ऐसा स्काई जो कि ग्रे कलर का होता है, ऑलमोस्ट डार्कनेस को शो करता है। तो यहाँ पर डार्कनेस को शो करने के लिए लेड स्काई को यूज किया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। अब वो यहाँ पर इन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बाहरी दुनिया यानी अपने नेचर को ही नहीं जानते। ये बहुत बहुत दूर है रिवर्स से, बहुत दूर है ऐसी चट्टानों से जो हमारी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके अंदर होती हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स का मीनिंग है यहाँ पर नॉलेज से, यानी ये ना तो हमारे नेचर को जानते हैं ना इनके पास नॉलेज है, और जो इनका फ्यूचर है, जो इनका जीवन है वो बंद है एक लेड स्काई से। आई थिंक ये आपको समझ आ गया हो। मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा। Surely Shakespeare is wicked, the map is a bad example। अब जो कुछ भी उनको डोनेशन में मिला है उनका उस क्लासरूम और उन बच्चों के लिए क्या यूज है, पोइट इन लाइन्स में हमें बता रहे हैं। पोइट ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर इज विकेड, यानी शेक्सपियर उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते क्योंकि शेक्सपियर की जो राइटिंग्स है वो इंग्लिश में है, और जबकि ये बच्चे प्रॉपर किसी चीज को पढ़ना भी नहीं जानते। तो यहाँ पर अगर शेक्सपियर को लगाया गया है तो ये बच्चे के लिए शेक्सपियर का कोई भी मतलब नहीं है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और यहाँ पर जो मैप लगा हुआ है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी हमारे क्लासरूम में चीजें लगी हुई होती है वो कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये सारी चीजें बैड इफेक्ट डाल रही हैं उन बच्चों पर क्योंकि वो इनसे कहीं भी लिंक्ड नहीं है। विश द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मैप है जिसमें कि बहुत सारे शिप्स बने हुए हैं, सन दिखाई दे रहा है, हमको प्यार दिखाई दे रहा है, ये आकर्षित कर रहे हैं देम टू स्टील, उनको चोरी करने के लिए। कोई चीज अगर आपके पास नहीं है लेकिन अगर आप किसी चीज को देख करके आकर्षित होते हैं बट आपको उसको मीन्स नहीं होते आपके पास उसको लेने के लिए, तो आप उसको चोरी करना चाहते हैं, आप उसको बाय हुक और बाय क्रुक पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने हमें ये बताया है कि ये जो शिप्स दिखाई दे रहे हैं इस मैप में, सन दिखाई दे रहा है, ये जो प्यार दिखाई दे रहा है, ये इन बच्चों को खींच रहा है, ये इन बच्चों को खींच रहा है स्टील करने के लिए, यानी चोरी करने के लिए। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और अगर ये ऐसा करेंगे तो स्लाइली यानी बहुत धीरे से, ये जो अगर इस तरह के काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इनका जीवन जो है वो धीरे से टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो इनके क्रैम्प्ड होल्स में चला जाएगा। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और ये जो मैप है जिसमें कि बहुत सारे शिप्स दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, हमें लोगों के बीच का प्यार दिखाई दे रहा है, ये इनको खींच रहा है, और इनको ये जो खींच रहा है वो किस लिए खींच रहा है, चोरी करने के लिए खींच रहा है। अगर कोई चीज आपको नहीं मिलती तो आप उसको बाय हुक और बाय क्रुक पाने की चाहत रखते हो अगर वो आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो ये चीज जो है ये बच्चों को खींच रही है चोरी करने के लिए, फॉर लाइफ अपने जीवन के लिए, दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और यही बात उनको धीरे से क्रैम्प्ड होल्स में खींच करके ले जाएगी, यानी डीप डार्कनेस की तरफ, और ज्यादा इनके फ्यूचर को बर्बाद कर देगी क्योंकि ये गलत काम कर रहे होंगे स्टीलिंग करके, तो इनके भविष्य को और ज्यादा अंधकार में बना देगी। From fog to endless night, on their slack heap, these children wear skins peeped through by bones,
and spectacles of steel with mended glass. अब इन लाइंस में पोएट हमें ये बता रहे हैं स्लैग। स्लैग का मीनिंग होता है वेस्ट, कोई भी वेस्ट चीज उसके ढेर पर ये बैठे हुए हैं। उन्होंने कंपेयर किया है कि ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, ऐसा लगता है ये किसी बेकार चीज के ढेर पर बैठे हुए हैं। These children wear skins, और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी हड्डियों के ऊपर किसी खाल को पहन लिया है। peeped through by bones, और जिसमें से जो हड्डियां हैं वो बाहर आ रही है, मतलब किसी चीज में से कोई चीज जब जिसे बाहर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं हम peeped। तो उसकी स्किन में से ये जो हड्डियां हैं वो बाहर की ओर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स कहते हैं हम स्पेक्स को, यानी जो कि हम देखने के लिए चश्मे पहनते हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और ये लोग जो चश्मे पहने हैं वो स्टील के बने हुए हैं। उनका जो फ्रेम है वो किसका है? स्टील का। आपने देखा होगा कि अगर आपको जो है पूरे टाइम चश्मा पहनना हो, स्पेक्स पहनने हो, और अगर जो आपका फ्रेम है वो स्टील का बना हो, तो स्टील एक बहुत ही वेटेड मटेरियल होता है आईज पर पहनने के लिए। तो इससे वो बताना चाहते हैं कि कितना ज्यादा उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो वो किस चीज का चश्मा पहने हुए हैं? स्टील के स्पेक्टिकल्स को पहने हुए हैं विद मेंडेड ग्लास। मेंडेड ग्लास का मतलब होता है कोई भी जो ग्लास होता है वो जब चटक जाता है, उस चटकन के बाद भी वो उस मेंडेड ग्लास को अपने स्टील के फ्रेम में लगा करके पहने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि पत्थर पर कोई चश्मा रखा हुआ। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब जो ये बता रहे हैं पोइट, ये कह रहे हैं कि जो भी उनका टाइम है, जो भी उनका समय है, वो किस में बीतता है? इस फॉगी स्लम में। फॉगी स्लम यानी डार्कनेस को यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो स्लम है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, इनका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा डार्कनेस में है। और फॉगी स्लम यानी डिस्ट्रक्टिव, यानी बर्बाद करने वाला, किसी चीज को खत्म करने वाले चीजों में ही इनका सारा समय बीतता है। सो ब्लॉट, ब्लॉट का मीनिंग होता है किसी चीज को पर्टिकुलरली इस तरह से मार्क कर देना। ठीक है, या तो आप उसको कवर करके मार्क करो या उसको सर्कल करके मार्क करो, स्पेशली आप उसको मार्क, तो मार्किंग को हम बोलते हैं ब्लॉट। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्टिव, ऐसी चीजें जो कि डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा इनके पास प्रॉब्लम्स है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि हमको एक काम करना चाहिए। उस मैप में अगर हम इनके स्लम को ढूंढे तो वो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इनके स्लम को मार्क कर देना चाहिए, स्लम्स एज बिग एज डूम, और मतलब इस तरह से मार्क कर देना चाहिए कि ये बहुत ही बड़े डिस्ट्रक्शन के कारण है। इस तरह से हमें मैप पर इनके स्लम को मार्क कर देना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेफन स्पेंडर इस पोयम को कंक्लूड करते हुए कहते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ के जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं, अगर वो इन स्लम एरिया के लोगों को और इनकी जो परेशानियां हैं उस तरफ ध्यान देंगे तो क्या होगा? दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप लगा हुआ है इनके क्लासरूम में, ये एक्चुअल में इनकी विंडो बन जाएगा और साथ ही साथ उन विंडोज को बंद कर देगा जिसमें कि इनकी जो लाइफ है वो एक तरह से बंद हो गई है, लाइक कैटाकॉम्ब्स। अब कैटाकॉम्ब्स क्या होता है? कैटाकॉम्ब्स जमीन के अंदर बहुत सारे जो एक अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, तो उनको हम कैटाकॉम्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि अगर जो गवर्नर है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पर जो विजिट करने वाले लोग हैं, वो अगर इनकी इस क्रूअल कंडीशन को अगर हम देखें तो क्या होगा? अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो ये जो मैप इनके क्लासरूम में लगा हुआ है ये एक्चुअल में विंडो बन जाएगी इनकी, और इनकी जो विंडो है, जो इनकी विंडो यहाँ पर एक्चुअल विंडो है, वो बंद हो जाएगी जिसमें कि इनकी लाइफ बंद है, लाइक कैटाकॉम्ब्स। जैसे कि कैटाकॉम्ब्स में डेड बॉडीज को बंद कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसी तरह से ये जो विंडोज हैं ये हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अब वो जो है लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को प्रे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब वो कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक, मतलब इसको तोड़ो, इस चेन को तोड़ो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं चीजों को फॉलो करते जाएंगे, उन्हीं लाइफ को जीते जाएंगे। इस चीज को हमें तोड़ना चाहिए, इस चेन को हमको तोड़ना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड
रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड। और अब हमें ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, ना तो इस नेचर को जानते हैं, ना तो इस दुनिया को जानते हैं, केवल ये अपने इस एरिया को जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन फील्ड्स यानी हमारे नेचर को जाने। यहाँ पर ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, हमारे नेचर को जाने, हरे भरे मैदानों को ये देखें एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर। और ऐसा मतलब करना चाहिए कि इनका जो भविष्य है वो सोने की रेत पर जो है दिखाई दे हमको। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। क्योंकि ये बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, इनकी इलिटरेसी को दिखाया गया है कि ये ठीक से पढ़ और लिख भी नहीं सकते, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी जो टंग है यानी ये बोल पाए। रन नेकेड इनटू बुक्स का मीनिंग होगा यहाँ पर कि फ्लुएंटली अगर ये पढ़ पाए, अपनी बुक्स को फ्लुएंटली अगर ये पढ़ पाए। रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड द ग्रीन लीव्स। यहाँ पर ग्रीन लीव्स का मतलब है कि उनको भी ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो अपने नेचर को एंजॉय कर सकें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। इसमें ये कहा गया है हिस्ट्री देयर्स यानी इतिहास उन्हीं का है। हुज लैंग्वेज इज द सन यानी जिनकी भाषा सन की तरह है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सन से बात करते हैं, जो सूर्य की तरह बात करते हैं। सूर्य को हमने देखा है कि सूर्य अपने आप को तपा करके, अपने आप को जला करके दूसरे लोगों को, हम सभी लोगों को रोशनी प्रदान करता है। इसी तरह से अगर हम लोग, ऐसे लोग जो कि इनकी हेल्प करेंगे, वो हिस्ट्री मेकर कहलाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की है जो सन से बात करते हैं। यानी हिस्ट्री अभी तक उन्हीं लोगों ने बनाई है जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं अपने आप को न्यौछावर करके। आई होप कि ये पोयम आपको अच्छी लगी हो। इसमें जो भी मैंने आपको प्रॉपर वर्ड्स दिए जिनका मीनिंग कुछ और हो सकता था, जिनको सिंबलाइज किया था, उसमें मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है। साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग्स भी दे रखे हैं जिनका मीनिंग अलग है, इनके एक्चुअल जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग से अलग है, उनको भी मैंने यहाँ लिख रखा है। आई होप कि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इस पूरी पोयम को थॉरोली पढ़ते हैं इस वीडियो से, तो आपके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना इज नॉट अ टफ टास्क। आई थिंक ये पोयम आपको अच्छी लगी हो। अगर ये पोयम आपको अच्छी लगी देन क्लिक ऑन द लाइक बटन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।